जी, ये एक वेबसाइट है। ये तो मैंने सिंपल वेबसाइट खोली है पहले यहाँ पर। हाँ, जैसे कि कोडिंग वाली वेबसाइट भी ऐसी खुलती है। और शुरू के लेसन्स में हमने ये भी देखा था कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। याद है ना आपको, CMS डिटेक्ट के नाम से हमने एक एक्सटेंशन भी पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वेबसाइट आई है, किसी ने दी है मुझे, सपोज करें, और वो ये कह रहा है जी कि मुझे इसकी SEO करनी है। ठीक है, अभी इसका कोई मेन्यू नहीं है, ये कोई किसी साहब की वेबसाइट है जो सिर्फ आर्टिकल्स लिखते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा अगर वो मुझे कहेंगे जनाब इसकी SEO कर दें। पहली बात तो यह कि मैं बहुत सारी सजेशंस भी दूंगा इनको, मेन्यू सजेशंस भी दूंगा कि भाई आपका मेन्यू होना चाहिए, आपका तो मेन्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता आपकी वेबसाइट में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं उनसे मांगूंगा उनकी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड। और जब वो मुझे अपनी वेबसाइट, अब ये वेबसाइट कौन सी है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कोडिंग वाली वेबसाइट नहीं है। सो जैसे ही वो मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो इसे मैंने खोलना कैसे है, ये देखें लिखा हुआ है wp-login.php। और अगर इसका मैं कोड देखूँ यहाँ से, ये लिखा हुआ है wp-admin, यानी इसे हमने कैसे खोलना है, इसके कंट्रोल पैनल तक मुझे कैसे पहुंचना है, इस तरह। जी बंद हो गया। ये हिलेगा, मैं तो साइड को, मेरा हाथ लगेगा तो मुझे लगता है ये इसलिए हिलेगा। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने मुझे दिया हुआ है। सो ये यूज़र नेम और पासवर्ड, इसका मतलब है, पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक्सेस के लिए वो आपको अपना लिंक भी भेजेगा कि भाई ये WP लॉगिन का लिंक है, इस पर जाएं तो मेरी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। तो अब मुझे उसने अपना यूज़र नेम दिया और आगे पासवर्ड प्रोवाइड किया, मैं यहाँ से लॉगिन किया। जी देखिए मेरा क्या होगा, खुल गया। ये इंटरफेस है हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट का। अब इस इंटरफेस में हमें करना क्या है, इस इंटरफेस में हमें कोई वेबसाइट नहीं बनानी, उस तरह कुछ भी नहीं करना। हाँ, हमने जो जो चीज़ें देख ली है ना ऑन साइट SEO के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। और यहाँ पर हमें चाहिए क्या SEO के लिए, ये क्या है, योस्ट। अब स्क्रीन आ जाएगी, चली गई है, जी क्या लिखा हुआ है, योस्ट SEO। यानी मैंने क्या बताया था कि वर्डप्रेस में जो काम भी आपने करना है वो प्लगइन्स के थ्रू होगा। हो सकता है कि मेरे पास जब इसकी वेबसाइट आए तो इसके पास प्लगइन ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्लगइन इंस्टॉल करवाना है। अब अगर तो मैं योस्ट प्लगइन वैसे ही इंस्टॉल करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लिमिटेड वर्जन आएगा मेरे पास। अगर मैं चाहता हूं कि योस्ट को मैं मैक्सिमम इस्तेमाल करूं तो मुझे बाय करना है। अब बाय करने के लिए मैं क्लाइंट से ही कहूँगा, मैं से कहूँगा भाई लिमिटेड SEO होगी, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास सारे इसके फीचर्स आएँ तो मुझे आपने योस्ट बाय करके देनी है। सो इसका मतलब उसको इसका पे करना है, वेबसाइट का भी उसने पे किया हुआ है, इसका भी। और ये भी हो सकता है कि उसने पहले से ही योस्ट SEO प्लगइन इंस्टॉल करा लिया हो, यानी जिससे उसने वेबसाइट बनवाई हो उसने उसको पहले से ये वाला प्लगइन दिया हो। और जो बेसिक SEO है वो फ्री में भी हो जाएगी। देखें क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पेड है। इसके अलावा मैं जो जो चीज़ें इसकी करूँगा वो सारी की सारी अनपेड है। सो अब मैंने ये खोला क्यों है, बाकी की चीज़ें आपने उसमें से देखनी है, प्ले लिस्ट में से, कि मैंने जो जो SEO बताई है, ऑन साइट SEO मेरा ख्याल है मैंने 20 मिनट में बता दी थी इसकी सारी, कि ऑन साइट SEO है कैसी, किस तरीके से हमने करनी है। और वर्डप्रेस की वेबसाइट ना दो बेसिस पर हो सकती है, या पोस्ट वाली वेबसाइट होगी या पेजेस वाली वेबसाइट होगी। ठीक है, या पोस्ट वाली वेबसाइट होगी या पेजेस। ये भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, ये भी आपने वीडियो देखनी है, उसमें लिखा होगा कि पोस्ट वाली वेबसाइट कैसे सेट की हुई है और पेजेस वाली वेबसाइट को कैसे बताया हुआ है। पोस्ट क्यों लगी हुई है, किसी ने ये आर्टिकल्स की वेबसाइट बनाई है तो आर्टिकल तो लिख रहा होगा ना, हो सकता है कि एक दिन में 2 आर्टिकल्स लगाता हो या रोजाना उसने एक आर्टिकल लिखना हो, तो इट इज़ लाइक अ पोस्ट। आर्टिकल्स तो लाइक अ पोस्ट होगा ना, पेज की तरह तो नहीं आर्टिकल लिखेगा वो। और उसमें अपडेट्स भी आ रही होंगी कि जनाब ये आर्टिकल इसका इस तरीके का है, ये आर्टिकल इसका इस तरीके का है। तो अगर आर्टिकल टाइप की उसकी वेबसाइट होगी तो वो पोस्ट को ही अपना होम पेज बना देगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ जो मैं बात करने जा रहा था आपसे। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, नजर आ रहा है ना, अपीयरेंस लिखा हुआ है। और अपीयरेंस के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, थीम्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी,
इसमें कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस वक्त मैं जब काम कर रहा हूँ मैं ऑफलाइन नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऑनलाइन, उसकी वेबसाइट मैंने खोली हुई है, डायरेक्ट खोली हुई है। यानी ऐसे नहीं है कि मैंने वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे कॉपी किया है और ये इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो उसके अंदर जो पहले 2 लेसन हैं उसमें मैंने आपको लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है कि आपने अपने कंप्यूटर पे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो करना होगा ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोकली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आए, देखें जिधर आ गया हूँ मैं, और देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। सिर्फ मैं ये बताने लाया हूँ आपको, ये क्या लिखा हुआ है, होम पेज सेटिंग्स। कहता है हाँ भाई होम पेज कैसा होगा, होम पेज का क्या मतलब होता है भाई, लैंडिंग पेज, जिसको हम जब हम कोडिंग पढ़ रहे थे तो हम बार बार इंडेक्स कर रहे थे ना। अब वो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट तो गया यहाँ पे, मैं क्या यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट गया। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो कहता है भाई होम पेज, इधर आ जाए पढ़ लें जरा, आ गया। कहता है योर लेटेस्ट पोस्ट, ये वाली जो वेबसाइट है इसमें उसने होम पेज क्या बनाया हुआ है, मतलब आज उसने अगर पोस्ट लगाई है, अभी आज क्या तारीख है जी, 27 तारीख है, तो इसका मतलब क्या होगा कि होम पेज कौन सा बन जाएगा, लेटेस्ट पोस्ट, आज की पोस्ट। अब कल भी नहीं लगाता, परसों ईद आ गई है, 2-3 दिन के बाद फिर वो 1 जुलाई को जाकर एक नया आर्टिकल लिख देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका होम पेज कौन सा होगा, 1 जुलाई वाला आर्टिकल। फिर वो अगला आर्टिकल 10 जुलाई को लिखता है, इसका क्या मतलब हुआ, अब 10 जुलाई वाली उसकी लेटेस्ट, यानी ये फिक्स नहीं है, इंडेक्स फाइल की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स उसके नजर आने लगे हुए हैं। देखें जरा इधर, नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, ये देखें क्या लिखा हुआ है 1 to 50 और नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उसने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे में क्या लिख रहा है, स्टैटिक पेज। चलो जी, इसका ये वो चीज़ है जो हम कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी इंडेक्स की बात नहीं होगी। मैं कह यहाँ पर फिर भी इंडेक्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर कौन सी बात होगी कि भाई पेज बता दो, जिस पेज को हम कहेंगे ना ये हमारा होम पेज है, वही हमारा होम पेज बन जाएगा। और कल अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँगा तो मैं उसे दोबारा से चेंज भी कर दूंगा। ये देखिए ज़रा, आ गया, ठीक है, समझ में आ गई कि आपने किसको होम पेज बनाना है। अब मैं जिसको यहाँ से होम पेज करूँगा तो ये क्या है, अब देखें मैंने 2 चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं क्विकली, पोस्ट और पेजेस। ऐसे ही है ना, वर्डप्रेस में 2 चीज़ें हमें नज़र आ गई हैं, पोस्ट और पेजेस नज़र आ गए हैं। तो पोस्ट का तो मतलब है भाई कह दिया लेटेस्ट पोस्ट, तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट हुआ करेगी वही उसकी आ जाया करेगी। यानी मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बनाता हूँ और मैं हर 4-5 दिनों के बाद कोई लेटेस्ट आर्टिकल उस पर लिख देता हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट आर्टिकल हुआ करेगा, क्योंकि मैं पोस्ट में लगाने लगा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई लेटेस्ट पोस्ट, तो जो भी मेरा लेटेस्ट आर्टिकल होगा वही मेरा होम पेज बन जाएगा हर दफ़ा। लेकिन जब मैं पेजेस में आ रहा हूँ और मैं किसी एक पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मैं इसको किसी पेज को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, इस पेज को वो क्या कर देगा, होम पेज बना देगा। और अभी अगर मैं अभी करूँगा तो इस वेबसाइट का लेआउट ही चेंज हो जाएगा। यानी अभी तक ये क्या दिखा रही है, देखें क्या दिखा रही है, एक लेटेस्ट आर्टिकल कब लगा हुआ है, मई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मई के बाद कुछ नहीं लगाया उसने, हाँ, क्योंकि हमने लेटेस्ट पोस्ट कहा था उसको। अब अगर मैं यहाँ वहाँ जाऊँ और पेज को, सपोज मैं कह देता हूँ अबाउट अस वाले पेज को मैं होम पेज बनाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ से मैं अबाउट अस के पेज को चूज़ कर लेता हूँ होम पेज के तौर पर, तो क्या होगा, वो मेरा होम पेज बन जाएगा। और उसके बाद मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है और उस पेज के ऊपर मैं सारा काम करूँगा बिल्कुल वर्ड की तरह। उस पर टाइटल लिख दूंगा, अंदर टेक्स्ट लिखूंगा, पैराग्राफ्स लिखूंगा, पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग स्टाइल यूज़ करूँगा, पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए को बोल्ड करूँगा, स्ट्रॉन्ग करूँगा। अब ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे कोडिंग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करूँगा, जैसे वर्ड यूज़ करते हो ना, सेलेक्ट करते हो और बोल्ड कर देते हो, सेलेक्ट करते हो और अंडरलाइन कर लेते हो, वैसे करेंगे। सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग स्टाइल उस पर 1 अप्लाई कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग स्टाइल 2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं तो बड़ा कोडिंग में एक्सपर्ट आदमी हूँ, हाँ, तो मैं क्या क्यों ऐसे क्यों करूँ, मैं कोडिंग नहीं करता हूँ जाके, वहाँ मैं ज़रा कंफर्टेबल हूँ, नो इट्स ओके, मैं कोडिंग में भी जाके कर सकता हूँ ये सारे काम। समझ आ गई बात। सो ये एक स्टाइल हो गया हमारे पास। अब अगर कोई बंदा मुझे कहेगा, मैं बेसिकली हम लोग एक केस स्टडी कर रहे हैं ना कि भाई अगर हमारे पास एसईओ आती है तो हमने बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो हमने उनसे पूछना जी आपकी वेबसाइट किस चीज़ में है। और बेशक आप पूछे ना, अगर आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट शो करना चाह रहे हैं तो आप पूछे भी ना उससे, आप उनसे कहें अब अपनी वेबसाइट का URL मुझे भेज दें,
जब उसने आपको यूआरएल भेजा तो सीएमएस डिटेक्ट के साथ चेक कर लो कि भाई वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है कि वेबसाइट कोडिंग वर्डप्रेस वाली है। उसके बाद जब आपको पता लग गया भाई इसकी वेबसाइट तो वर्डप्रेस की है, तो डरना नहीं है कि भाई इसमें तो हमने काम नहीं किया कभी, ठीक है। खुश होना है कि आ गया प्रोजेक्ट एक तजर्बे करने के लिए हमारे पास। हाँ, तो आपने उस पर तजर्बे करने हैं मगर नुकसान नहीं उसको पहुँचाना, ठीक है ना। अच्छे तरीके से तजर्बे करने हैं, थोड़े से लकीर का फ़कीर होकर उसकी वेबसाइट के ऊपर तजर्बे करने हैं। और अगर आपको लगा उसकी वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है, फिर आपने उसे क्या कहना है, फिर आपने उसे कहना है कि सर मुझे आपकी वेबसाइट के सी पैनल का एक्सेस चाहिए, ठीक है। सी पैनल का एक्सेस क्या होता है? होस्टिंग, क्योंकि वहां पर तो वेबसाइट होस्टिंग में अपलोड होगी। आपने मेरा लेक्चर देखा था ना जिसमें मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल अप्रूव करना बताया था, तो मैंने क्या किया था, एक डोमेन बनाई थी, उस डोमेन के अंदर क्या किया था, वेबसाइट अपलोड की थी, याद है किसी को? वेबसाइट अपलोड की थी ना, एक पूरी की पूरी वेबसाइट अपलोड की थी ना। इसका मतलब क्या होगा, वो जगह का मैं एक्सेस मांग रहा हूं उससे। मैं क्या उधर पहुंचने के लिए मैं उसे कह रहा हूं मुझे अपने सी पैनल का एक्सेस दे दो या मुझे अपनी वेब होस्टिंग का एक्सेस दे दो, ठीक है। अब वेब होस्टिंग में तो डोमेन्स भी पड़ी हुई है ना, हो सकता है वो आपको एक्सेस वेब होस्टिंग का ना दे, सी पैनल का एक्सेस दे दे कि ये मेरे सी पैनल है। ये भी हो सकता है कि पैरेलल वो किसी डेवलपर के साथ भी काम कर रहा हो और डेवलपर उस वेबसाइट पे काम कर रहा हो, तो वो कहे ना मैं आपको ना वेबसाइट डाउनलोड करके दे देता हूँ, तो आप जिन जिन फाइलों में चेंज करेंगे वो मुझे भेजते जाएं और मैं उसे अपलोड करता जाया करूँ। मतलब ये भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी का फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट पकड़ोगे तो वो रिलाई तो नहीं करेगा ना एकदम कि भाई मैं सारी की सारी चीज़ को हैंड ओवर कर दूँ फौरी तौर पर, तो ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है। सो पहला फेज़ क्या था हमारा, ये हमने पहला फेज़ समझा है। पहला फेज़ क्या है कि हमने उससे पूछना भाई आपकी वेबसाइट किस चीज़ में बनी है, और अब आपको मैंने बताया दो चीज़ें बतानी है कि वर्डप्रेस और कोडिंग। अच्छा, अब आगे क्या करना है हमने, ठीक है। अब हम सारे फेजेस को चेक करने लगे हमें कि भाई हम एसईओ करनी शुरू हो गए, तो हम पहले तो उससे पूछेंगे कि पहले उसकी वेबसाइट चेक करें। कैसे चेक करेंगे? एसईओ ऑडिट। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट, ठीक है। एसईओ ऑडिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी क्या, एसईओ चेक। मैंने कहा अपने मोबाइल पर एसईओ चेक इंस्टॉल कर लो। हाँ, अपने मोबाइल पर एसईओ चेक इंस्टॉल कर लें, चाहे वेबसाइट वर्डप्रेस की है चाहे वेबसाइट कोडिंग वाली है, दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, इसी को यूज कर लेना है। परेशान नहीं होना कि शायद ये कोडिंग की वेबसाइट को चेक करेगा और दूसरी वेबसाइट को चेक नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों तरह की वेबसाइट को ही चेक करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें आना है, तो बहुत इजी टू यूज है, एसईओ चेक में आए और यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दें बस। बल्कि क्या करें, गूगल में खोलें, उधर से एड्रेस कॉपी करें और यहाँ लाकर उसे पेस्ट करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे टेस्ट किए हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे मैं इनमें से कोई एक खोल लेता हूँ, तो जी मैंने डीसी की कॉपी कर, वो देखें उसने शुरू कर दिया। तो ये काम आप घर बैठ के कर सकते हो ना भाई, 10-15 वेबसाइट के चेक करने शुरू कर दो। पहले क्या करो, पहले उनको चेक करो जो टॉप रैंक कर रही है। कोई कीवर्ड लिखते हैं, पहले 3 नंबरों पे आती है, 4 नंबरों पर आती है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी एसईओ अच्छी होगी। फिर उसको चेक कीजिएगा जो दूसरे पेज पर जा रही है वेबसाइट, क्योंकि जो दूसरे पेज पर वेबसाइट जा रही है इसमें उसकी तो एसईओ नहीं है, उसके अंदर आपको बहुत समझ में आएगा कि क्या क्या नहीं हुआ होगा, वही तो हमने करके देना उसको। और उसके पास जाने से पहले हमने उसका एसईओ ऑडिट कर लेना। ये एसईओ ऑडिट जो है ना, अगर हम कोई फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं ना, और फ्रीलांसिंग में मैं जब कोई प्रोजेक्ट्स लगाऊं तो एसईओ ऑडिट सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, एसईओ ऑडिट सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है। जब मैं इसको ढूंढूंगा ना तो बहुत सारे लोग हैं जो गिग लगा रहे होंगे एसईओ ऑडिट की। अब एसईओ ऑडिट बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी में कुछ मसला हो रहा है तो आप मैकेनिक के पास ले गए और उसे जाकर कहेंगे भैया जरा चेक तो करो इसमें क्या मसला है। आपके पास कोई बंदा वेबसाइट लाएगा और आपको कहेगा कि भाई मेरी वेबसाइट को चेक कर दो, एसईओ उसकी कहाँ पहुंची हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कुछ आवर्स का टास्क होगा, आप उसके एनालिसिस करोगे, उसके बाद उसको एक डॉक्यूमेंट बनाकर दोगे कि भाई ये मैंने देखे हैं आपके कीवर्ड सिंगल वर्ड में कीवर्ड्स होने लगे हैं, इसमें कोई टारगेटेड कीवर्ड्स नहीं है। आपकी निश जो है यानी आपका जो इंटरेस्ट की वेबसाइट है उसके साथ आपके जो कंपटीटर हैं उनके तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, मगर आपने तो इन्हें टारगेट नहीं किया। पहला काम हो गया। उसके बाद फिर आपने कहा कि आम से एसईओ तो आपकी हुई नहीं हुई, मतलब ना तो टाइटल में आपका कीवर्ड नजर आ रहा है, कीवर्ड है ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे आपकी कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी।
उसके बाद जब हम कर लेंगे तो हम टाइटल में आपके कीवर्ड को लेकर आएंगे, हम मेटा में आपके कीवर्ड को लेकर आएंगे, हम हेडिंग स्टाइल में आपके कीवर्ड्स को लेकर आएंगे, ठीक है, हम पैराग्राफ में आपके कीवर्ड्स को लाएंगे। अब आपने उसको पढ़ाना नहीं है, आपने इसको बताना है। ये काम हमने करने हैं। आपके इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है, इमेजेस के साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं, इमेजेस के नाम भी ऑप्टिमाइज नहीं है, फाइलों के नाम भी ऑप्टिमाइज नहीं है, इन्हें भी हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, फाइलों के साइजेस को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और इमेज के आल्ट एट्रीब्यूट्स मिसिंग हैं, वो भी हमें लगाने पड़ेंगे। हाइपरलिंक्स आपकी वेबसाइट पे मिसिंग है, उसे भी हमें देखना है कि लिंक्स ही नहीं लगे हुए, ना इंटरनल लगे हुए हैं ना एक्सटर्नल लगे हुए हैं। ये सारी चीजें मैंने बता दी ऑन साइट की। उसके बाद रीडायरेक्टर नहीं लगा हुआ भाई, रोबोट्स नहीं बना हुआ, साइट मैप नहीं बना हुआ, हाँ स्कीमा नहीं बनाया हुआ आपने। अब मैं किधर चला गया हूँ, ऑन साइट से टेक्निकल एसईओ में चला गया हूँ। ये सारी चीजें, उसके बाद मैंने उसके लिंक्स भी चेक कर लिए, गूगल सर्च कंसोल बनाऊंगा उसका, मैं उधर सब चीजें आ जाएगी, उसके लिंक्स भी चेक करूंगा कि आपने भाई लिंक बिल्डिंग के भी कोई काम नहीं किया हुआ। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो इस वक्त कॉल कर रही है 12 पर, 16 पर, 17 पर, इसका मतलब है कि इसके साथ लिंक्स नहीं लगे हुए हैं, हम इसको भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि कीवर्ड के अगेंस्ट आप पहले पेज पर रैंक करें, तो हमें आपके कीवर्ड्स बनाने हैं। यानी ये हमने मुख्तसर सी उसको रिपोर्ट बनाकर दे दी है, अभी मैंने सारी बातें डिस्कस नहीं की। अब जब आप एसईओ ऑडिट करोगे तो टूल मैंने भी आपको बताया, तो उसमें और बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, उन सारों को हमने इंप्लीमेंट करना है। और फॉर एग्जांपल किसी पे एसईओ नहीं हुई होगी तो हो सकता है उसका स्कोर आ रहा हो 48%, और जैसे जैसे हम उस पर एसईओ इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो उसका स्कोर 48 से 50 पे जाएगा, 50 से 60 पे जाएगा, 60 से 70 पे जाएगा, 70 से 80 प्लस पे जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एसईओ के फैक्टर्स हम पूरे करने शुरू हो चुके हैं। ये था सिर्फ और सिर्फ, अभी मैंने आपको बताया सिर्फ एसईओ ऑडिट, ये है एसईओ ऑडिट जो आपको शुरू में करना है। अब अगर बाहर का किसी का काम कर रहे होंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी का लोकल काम करना होगा तो शायद ये काम आपको करके देना पड़ेगा उसको, हाँ, क्योंकि आपने को उसे समझाना पड़ेगा ना कि भाई ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये देखें आपकी वेबसाइट ज्यादा खूबसूरत है, उनकी वेबसाइट ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वाली वेबसाइट पहले सर्वे में पहली 4 पोजीशन पे आती है। मगर आपकी वेबसाइट एसईओ ना होने की वजह से नहीं आ रही। मैं आपको आपकी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। मैं उसके चार्जेस नहीं लूंगा, मैं एसईओ के चार्जेस लूंगा। तो आप इसका एसईओ ऑडिट चेक कर लें, उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या आप इसकी एसईओ करना चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, सारे का सारा मैंने मुख्तसर सा एक आपसे डिस्कस किया किस चीज़ को, ऑन साइट एसईओ को, और आपको समझ में भी आ गया कि चाहे हमारे पास वेबसाइट कोडिंग वाली हो या हमारे पास वेबसाइट वर्डप्रेस की हो, दोनों सूरतों में हमने किस तरीके से एसईओ ऑडिट भी करना है और क्लाइंट से बात करनी है। और अब हमने क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है, ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम है ना, क्लाइंट हंटिंग सबसे मुश्किल काम है कि भाई कैसे मुझे प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे, खुद तो नहीं आएंगे चल के मेरे पास, मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल वैसे ही एफर्ट करनी पड़ेगी जैसे मैं कहूँ ना किसी जगह पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वहां पर सेल्स के कितने लोग आना शुरू हो जाते हैं, एकदम आते हैं कि ना अभी यहाँ पर क्या खुल रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है, अच्छा फिर एकदम सेल्स रैप आना शुरू हो जाएंगे, कोई रियल एस्टेट वाला खुल रहा होगा तो उसी तरह के लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जब कोई बिल्डिंग बन रही होगी तो उसमें आईटी के लोग भी आएंगे कि भैया आपने तो यहाँ पर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लोकेट करनी है ऐसी वेबसाइट्स को जिनको हमारी सर्विसेज की जरूरत है। हमारी सर्विसेज की किनको जरूरत है, जो पहले पेज पर नहीं है, यानी हमने उनके पहले एनालिसिस करनी है पूरे। अभी मैंने एसईओ ऑडिट किया ना, पूरे का पूरा एसईओ ऑडिट तैयार करके ले जाना है उसके पास, और उसको जाकर दिखाना है कि सर ये आपकी वेबसाइट की एसईओ ऑडिट रिपोर्ट है, और अगर आप एसईओ करवाते हैं तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएगी, और जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगी तो इसका मतलब बिजनेस बढ़ेगा, आपको बिजनेस लीड्स ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है। ये मैं सिर्फ ऑन साइट एसईओ की बात कर रहा हूँ। सो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कितनी सारी फील्ड्स होगी, कितनी फील्ड्स हैं, एजुकेशन, शॉपिंग, अच्छा शॉपिंग के बाद फिर क्या चीज आ जाती है, रियल एस्टेट के बाद क्या आ जाती है, रेस्टोरेंट्स, मतलब फील्ड ही फील्ड है। तो आपने क्या करनी है, रिसर्च करनी है 2-3 फील्ड्स के लिए, और 7-8 बिजनेसेस को टारगेट करना है और उनकी रिपोर्ट बनानी है, और पहले मरले में उनके साथ जाकर मीटिंग रखनी है। लेकिन उसके लिए आपने उनकी पहले वेबसाइट की एनालिसिस
करने हैं कि भाई इसकी वेबसाइट है क्या। जैसे वो कहेगा क्या हुआ भाई, क्यों बनाऊं मैं, क्यों एसईओ करूं, ये पूछेगा ना वो आपसे कि भाई मैंने तो कहेगा मैंने तो 2.5 लाख रुपए की वेबसाइट बनवाई है, अब आप मुझे कह रहे हो मैं एसईओ करवा दूं, कितने पैसे लोगे तुम, क्या ऐसी बातें करेगा वो। हमने उसे बताना पड़ेगा कि सर आपने जो 2.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो आपकी वेबसाइट जो है इट्स लाइक अ विजिटिंग कार्ड, कि भाई आपकी वेबसाइट आती कैसे है, मुझे आपकी वेबसाइट का नहीं पता। अगर मैं आपकी वेबसाइट विजिट करना चाहता हूँ तो आप मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल व्हाट्सएप पे भेजोगे या एसएमएस करोगे, तभी मैं क्लिक कर सकता हूँ ना। तो आपकी वेबसाइट को ऐसे तो नहीं खुलना चाहिए, आपकी वेबसाइट को आपकी प्रोडक्ट्स के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ या आपकी बिजनेस कैटेगरी के साथ ओपन होना चाहिए। यानी कि ये वाली बातें मैं उससे करूंगा, उसे थोड़ा सा कन्विंस करूंगा और फिर मैं ऐसे कहूंगा कि देखिए सर ये आपकी बिजनेस के ये 3 मेन कीवर्ड है, इन 3 कीवर्ड्स के लिखने से आप ऊपर नहीं आते हैं। हालांकि आपकी वेबसाइट ज्यादा अच्छी है लेकिन आपके जो कंपटीटर्स हैं ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग से तो सारा बिजनेस वो कैप्चर करने लगे हुए, आप तो कैप्चर नहीं करने लगे हुए। सो ये थी स्टोरी थोड़ी सी, मैंने आपको कहा था कि आज हम थोड़ी सी ऑन साइट एसईओ को भी करते हैं और इसमें आपको एक और चीज पता लगी कि एसईओ ऑडिट का रोल कितना है और सर्च कंसोल का रोल कितना है और वेबसाइट स्पीड की बात भी है। मैंने आपको एक टूल बताया था जीटी मैट्रिक्स, जब हमने जीटी मैट्रिक्स हमारे पास एक टूल है, मैं भी करता हूँ इसको देखिएगा जरा, उसके बाद हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं। देखें जीटी मैट्रिक्स नहीं याद कोई बात नहीं यार, सिंपल लिखो वेबसाइट। आप देखते हैं मैंने कभी भी कोई यूआरएल डायरेक्ट नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा ना, मैं हमेशा कीवर्ड लिख के लाता हूँ। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि मैं कहता हूँ कि जो रैंक चीज़ें हो ना वो मुझे नजर आए। अगर मैं किसी एक ही यूआरएल को पकड़ लूंगा तो इसका तो मतलब है कि मैं सारे डाटा हमेशा उसी से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं है। मैंने देखना है जो चीज़ रैंक की हुई है मैंने उसको देखना है। सो वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट नहीं है। हाँ आप लोग अक्सर इंटरनेट स्पीड टेस्ट घर में करते हैं ना कि भाई इंटरनेट स्लो आने लगा हुआ है, ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट नहीं है, ये वेबसाइट स्पीड टेस्ट है। सो मैं इस पर गया, इसमें इतने सारे टूल्स हैं, सबको चेक कीजिएगा। पेज साइड इनसाइट्स ये गूगल का ही अपना, पिंगडॉम इसको भी कर सकते हैं, मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूं जीटी मैट्रिक्स को। हाँ मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप सबको करें, ऊपर जितने भी आ रहे हैं ना 3-4 सब में वेबसाइट लेकर आए। यहां पर आकर वो क्या कह रहा है भाई वेबसाइट का नाम लिखो, मैं इसी को टेस्ट कर लेता हूं। वेबसाइट का यूआरएल दिया, और जीटी मैट्रिक्स अगर आपको लैपटॉप के ऊपर लिमिट कर दे कि भाई आज तो आपने 4 टेस्ट कर लिया बस इनफ, अब आप नहीं कर सकते, फाइन, आप मोबाइल पर चले जाएं। हाँ और मोबाइल पर या इसी पर रहते हुए वो कहेगा कि भाई आप अब लॉगिन कर लो। लॉगिन का क्या मतलब होगा, सिंपल साइन अप, सिंपली अपने जीमेल के साथ इसको साइन अप करें और फिर टेस्ट करने शुरू कर देगा। कहेगा फ्री जो है ना आप गेस्ट के तौर पर सिर्फ इतने ही कर सकते हो। यार ये एक वेबसाइट का टेस्ट आ रहा है, ये मेरा ख्याल है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं, फिर चलेगी। हाँ जी अच्छा नहीं ब्लिंक होके आ रहा है, कह रहा है स्कोर इसका ए है, परफॉर्मेंस इसकी 90% है। बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर ना तो कोई तस्वीर है। हाँ अब आप ये देख रहे हैं ना कि उसको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, हमने स्पीड चेक की है, सिर्फ हमने एसईओ चेक नहीं किया है, हमने स्पीड चेक की है। घर जाकर इसकी एसईओ भी चेक कीजिएगा, मैंने इसकी स्पीड चेक की है कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है। भाई ना तो स्लाइडर लगा हुआ है, इट्स मीन जावा स्क्रिप्टिंग भी नहीं लगी हुई, सीएसएस कोड ना होने के बराबर है, आपको सिर्फ टेक्स्ट ही नजर आने लगा हुआ है, ऐसे ही है। तस्वीरें हैं ही नहीं है, जो कि गलत बात है, वेबसाइट पे तस्वीर होनी चाहिए। आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं विदाउट इमेज लिख रहे हैं, कौन है जो आपका आर्टिकल पढ़ेगा? जब तक आप अपने आर्टिकल को एम्फेसिस नहीं करेंगे तस्वीरों के साथ, कौन है जो आपके आर्टिकल को वेट देगा? किसी को समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। भाई ये कोई पाकिस्तान स्टडी की बुक तो नहीं है ना कि भाई पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेबसाइट स्पीड टेस्ट है, ये भी हमें चेक करना है। वेबसाइट स्पीड टेस्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको आप देखेंगे, लेकिन ज्यादा चीजें जो होंगी वो डेवलपर देखेगा। मिसाल के तौर पर स्लाइडर लगा हुआ है, स्लो काम कर रहा है, भाई बड़े हैवी इमेजेस लगे हुए हैं स्लाइडर में, तो एकदम वेबसाइट आपका हो सकता है ए से शिफ्ट करे और डी ई में चली जाए। तो मैं क्या करूंगा फिर एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर सबसे पहले तो ये प्रीवियस क्लास है हमारी, अगर किसी को याद हो तो, किसी को याद है किसी अजीम आदमी को? इमेजेस को कंप्रेस और कोई और बताया, मैंने टेक्निकल बात बताई थी वो बताया।
हाँ वेब में कन्वर्ट है, ये भी ठीक है, ये भी बताया था, लेकिन एक टेक्निकल बात बताई थी मैंने आपको। अगर आपको याद है अबव द फोल्ड कंटेंट, याद है अबव द फोल्ड कंटेंट मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी, जावास्क्रिप्ट को नीचे लिखेंगे। गुड। मैंने कहा था कि भाई मोबाइल है ना आपका, ये मोबाइल नजर आ रहा है, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ऐसे ही देख रहा है ना, इसके ऊपर साइट खुल जाती है आपकी, हम ये कहेंगे कि भाई स्लाइडर, अगर मैं जितने लोग आप सब बैठे हो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट स्लाइडर कितने परसेंट होता है? मुझे नहीं लगता कि शायद कोई 5-10% से ज्यादा लोग शायद ये भी ना कहें ये जी हमें तो स्लाइडर देखना ही नहीं है, हम नहीं देखना चाह रहे, मगर वो स्लाइडर एक ऐसी चीज है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गलत चीज लगी हुई है टॉप पे, उसे टॉप पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा हुआ है, वो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट स्लो कर रहा है, बड़े बड़े इमेजेस स्लो कर रहे हैं, सीएसएस स्लो कर रही है, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट को स्लो कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई अबव द फोल्ड कंटेंट कितना है, इधर से लेकर इधर तक, तो फोल्ड करने से पहले पहले ऐसी चीजें ना लगाओ जो आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन कर रही है। क्या करो भाई, बिलो द फोल्ड कंटेंट लगा लो, कोई मसला नहीं, आप अपना स्लाइडर बिलो द फोल्ड कंटेंट लगा लें। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्लाइडर लगाऊं और मेरी वेबसाइट की स्पीड डी पर आई हो, आपने टेक्निकल एसईओ वाला लेक्चर नहीं सुना है, कंफर्म बात है, ये समझना, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बताया कि व्हाट इज अबव द फोल्ड। प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने टेक्निकल एसईओ पढ़ाई वो लेक्चर आपने नहीं सुना, और ये जो है ना, ये जो मैं एनालिसिस खोल के कर रहा हूँ, ये सारे एनालिसिस जो है ना वो टेक्निकल एसईओ के एनालिसिस। आपकी जो वेबसाइट स्लो है ना वो टेक्निकल एसईओ उसको चेक कर रही है, और टेक्निकल एसईओ में मैंने सबसे पहले आपको यही फैक्टर बताया था, तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुनना है, जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने एंड पे हल्का सा लिंक बिल्डिंग का इंट्रो दिया था, लेकिन उससे पहले मैंने टेक्निकल एसईओ पढ़ाई थी। तो आपने टेक्निकल एसईओ का लेक्चर सुनना है, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट की स्पीड ई पर होगी या एफ पर होगी, एफ का तो मतलब ही फेल है ना भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें ना ये वेबसाइट की स्पीड का ताल्लुक इंटरनेट से नहीं है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई पहले चेक करो इंटरनेट कौन सा लगा हुआ है, केबल का इंटरनेट लगा हुआ है कि कौन सा नेट लगा हुआ है, मैंने कहा ये टूल मुझे बताएगा और टेक्निकल एलिमेंट्स बताएगा कि किन टेक्निकल एलिमेंट्स की वजह से मेरी वेबसाइट फास्ट है या किन की वजह से मेरी वेबसाइट स्लो है। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं प्रीवियस क्लास में, तो हमने प्रीवियस क्लास में जाकर ये सारी चीजें देखनी है। और ये क्या कह रहा है, कहता है परफॉर्मेंस 96%, इसका मतलब क्या, इंडेक्सिंग भी हो रही है, क्रॉलिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, मैं बार बार स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि भाई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए वेबसाइट का, ये वाली फाइल भी मैंने डिस्कस की हुई है, पीडीएफ फाइल आपको सेंड भी की हुई है और फिर हमने उसको डिस्कस भी किया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, एलसीपी, किसको याद है, व्हाट इज एलसीपी? गुड, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका क्या मतलब है, ये मोबाइल है भाई, वेबसाइट खुल रही है, ठीक है। अब जब वेबसाइट खुल रही है तो बहुत सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, मेन्यू भी नजर आ रहा है, इमेज भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है ना। अब गूगल ने क्या चेक करना है, कहना है इस सारे एलिमेंट में से एलसीपी को, इतने सर इतने की बात होती है बस, बिलो द कंटेंट फोल्ड नहीं कर रहे हम बात। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर स्लाइडर है ऊपर अभी तक, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने जो स्लाइडर का साइज रखा था ना वो 1920 पिक्सेल्स रखा हुआ है, तो मुझे फौरन पता लग गया सबसे बड़ा ये है, तो फिर मैंने क्या किया, उसको कर दिया बिलो द कंटेंट, बिलो द फोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बेहतर हो गई। अब क्या हुआ, अब एकदम मेरा जो है ना एलसीपी चेंज हो गया। अब जैसे ही वो नीचे चला गया, इसका मतलब है वो तो इस जगह पे नहीं है, अब इस जगह पर क्या आ रहा है, लोगो, इमेज और पैराग्राफ, ऐसे ही है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, हम ये देखेंगे भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, इमेज है। अब हमने ये देखना है कि भाई ये क्या कहता है, एलसीपी 1 सेकंड में आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि वेबसाइट का लोड टाइम कितना होना चाहिए, हाँ जी 2.5 अबाउट 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो कहता है ये आपकी वेबसाइट 1 सेकंड में लोड हो रही है, वेरी फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक जा रही है ये वेबसाइट, इतनी देर में इसको लोड होनी चाहिए। अब ये क्या लोड हो रही है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही, ये पूरी वेबसाइट की लोडिंग की बात नहीं हो रही है, ये अबव द फोल्ड कंटेंट में बड़ा ऑब्जेक्ट एलसीपी की बात कर रहा है वो सिर्फ। इसी तरह दूसरा कंटेंट क्या था, एलसीपी सॉरी टीबीटी आ रहा है, ये भी देख लो, एक सीएलएस हमारे पास आने लगा हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, और ये चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई हैं, ये वाली चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में टेक्निकल एसईओ वाला लेक्चर दोबारा जाकर सुने, ठीक है। और हमने ये भी उसको बताना है, अगर मैं किसी और वेबसाइट पर जाऊं, बस इसको हम ख़त्म करते हैं। तो
क्लास को। यहाँ पर हमने किसी और वेबसाइट का नाम लिखते हैं। कहता है आप लोगों ने मुझे करवा दिया, एक और नई वेबसाइट आ गई। इसका रिजल्ट देखें और इसको फाइंड अप करें। और मैंने कहा अगर वो ये कहे कि आज के टेस्ट पूरे हो गए हैं तो क्या करो, साइन अप कर लो जीमेल के साथ और दोबारा से टेस्ट करने शुरू कर दें। अगर वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे डेस्कटॉप के ऊपर तो मोबाइल पर चले जाओ, मोबाइल से जीमेल कनेक्ट कर लो, मोबाइल पे इसको ऐसे ही खोलो जैसे डेस्कटॉप पे खोल रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ ना नोट करें, ये क्या हो रहा है, आप वेबसाइट देख रहे हो, वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म आ रहा है, ये भी बैड फैक्टर है, ये भी एसईओ का बैड फैक्टर है। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया उसका, डी कह रहा है। एक तो इसका वो फॉर्म ऊपर आया हुआ है, कभी भी अपने कंटेंट के ऊपर कुछ ओवरलैप नहीं करवाना। ठीक है, अपने कंटेंट के ऊपर हमें कुछ भी ओवरलैप नहीं करवाना। उसके बाद स्लाइडर्स को यूज नहीं करना शुरू में, उसके बाद इमेजेस को देखना है। और मैंने तो एक शॉर्टकट आपको बता दिया, भाई सारे इमेजेस पकड़ो, वेब कर दो सारे के सारे इमेजेस। और आपको मैंने दिखाया भी था, एक 900 किलोबाइट वाला इमेज था, मेरा ख्याल है उसने उसको 80 कर दिया था कि 50 किलोबाइट कर दिया, तो आपको अंदाजा हो गया कितना रिड्यूस कर दिया। तो सबको वेब पी इमेजेस बना दी। रिकॉर्डिंग रोक दूं मैं?